हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सारे प्रश्नों को देखें। बहुत ही जबरदस्त संग्रह आपके लिए है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हम 40 प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है और 40 में काफी प्रश्न आपको मिलने की संभावना है। हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 टॉप एमसीक्यू 40 क्वेश्चन है। तैयारी जीत की, यानी आप तैयारी जीत की करिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगा। और सामान्य ज्ञान और हिंदी काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई तर्क शक्ति परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो जबरदस्त क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है, सबसे पहले देखते हैं कि यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है। यूपीपी का आदर्श वाक्य क्या है? अगर जिन लोगों ने इस प्रश्न को नहीं सुना है तो इसका उत्तर देने में उनको काफी कठिनाई हो सकती है। अक्सर लोग सत्यमेव जयते को ही सही करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर आपका है ए, यानी सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ऑप्शन ए सही है आपका उत्तर। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए सही है आपका, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। नेक्स्ट इसी तरह से हम दूसरे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यूपीपी का स्थापना वर्ष है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी है 1863। तो आपका सही उत्तर बी है। नेक्स्ट चलते हैं। 1863 में यूपीपी की स्थापना कहां पर हुई थी? मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां पे की गई थी? तो यहां पे उत्तर आपका बी सही है, इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन बी सही है, इलाहाबाद में यूपीपी की स्थापना की गई थी। अरस्तु किस देश के निवासी थे? तो ऑप्शन ए सही है, यूनान के थे, यूनान के थे। कम समय में प्रश्नों से उत्तर की तरफ मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा मैं आपको झिलाने वाला नहीं हूं। कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे करें? तो आइए हमारे साथ जुड़िए। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच सुरक्षा के लिए, यानी भारत में एसएसबी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए सही है, 1963 में एसएसबी की स्थापना की गई थी। जो नेपाल बॉर्डर पे भी आपको एसएसबी देखने को मिल सकते हैं। नेपाल बॉर्डर ही समझिए कि चीन से काफी सटा हुआ है, नहीं चीन से नहीं सटा हुआ है, मतलब नेपाल में आप देख सकते हैं एसएसबी। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन डी सही है आपका, कर्नाटक। कर्नाटक। आंध्र प्रदेश में गोवी, यानी आंध्र प्रदेश की जो मशहूर नृत्य है, प्रमुख नृत्य है, उसका नाम गोभी है। और मेघालय का जो नृत्य है वो नोनाक्रेम है। और मध्य प्रदेश की जो नृत्य है मटकी नृत्य और बधाई नृत्य। तो हम देख सकते हैं कि एक साथ आपको 4 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गए। चूंकि यक्षगान की बात की गई थी तो यक्षगान आपका कर्नाटक का यहाँ का प्रमुख नृत्य है। और बाकी आंध्र प्रदेश गोभी, मेघालय नोनाक्रेम और मध्य प्रदेश का मटकी और बधाई नृत्य है। मैंने प्रयास किया है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत में कहां पे स्थापित की गई? तो ऑप्शन ए सही है, तारापुर। तारापुर आपके बॉम्बे में है, महाराष्ट्र में है। तारापुर बॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो तारापुर में पहली स्थापना की गई थी, तारापुर मुंबई में। और कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है, कल्पक्कम है आपका तमिलनाडु में है।
नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र है आपका उत्तर प्रदेश में, और काकरापार गुजरात में है। यानी इसमें से भी पूछ सकता है कि काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है, या नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, या कलपक्कम किस राज्य में है। ये ऑप्शन बना सकता है, इसलिए मैं आपको एक यहाँ पे डिटेल दे दिया हूं। ये सारे का मतलब कहां कहां पे स्थित है। तो तारापुर सबसे पुराना संयंत्र है, जान लीजिए तारापुर। और नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना, तो ऑप्शन ए सही है, भारत दूरदशा। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, भारत दूरदशा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब चालू किया गया, तो ऑप्शन सी सही है, 2000 और 2001 में भारत में सर्व शिक्षा अभियान के शुरुआत किया गया था। आप देखे होंगे कि पेंसिल पे 2 बच्चे बैठे होते हैं, और प्राइमरी और जूनियर के विद्यालय पे ये आपको पिक देखने को मिल सकता है। वही सर्व शिक्षा सब पढ़े और सब बढ़े। 2000 और 2001 में इस अभियान को शुरू किया गया था। भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। देखिए 2 चीज आता है, जो आईपीएस आता है और मतलब महानिदेशक आता है। तो जो इसका उत्तर सही है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत में पहली पुलिस महानिदेशक बनी, जिसको हम कह सकते हैं डीजीपी बोल सकते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोल सकते हैं इनको। और भारत की पहली महिला जो आईपीएस है वो किरण बेदी है। वो कौन है, किरण बेदी है। लेकिन हम कह सकते हैं जो डीजीपी की अगर बात करें तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी हैं। तो यहां पे 2 प्रश्न आपको यहां पे इजी वे में मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं कि भारत कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित है। यानी जो भारत में पोस्ट ऑफिस के द्वारा पिन है, वो पिन का जो पहला अक्षर वो बताता है कि किस राज्य का ये पिन कोड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 9 पिन कोड क्षेत्र में भारत को विभाजित किया गया है। 9 पिन कोड क्षेत्र में भारत को विभाजित किया गया है। तो सही उत्तर आपका डी है, सही उत्तर आपका डी है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, तो जो हेनरी ड्यूरेंट थे वो किए थे। ऑप्शन बी सही है। रेड क्रॉस एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा कहां पे है, स्विट्जरलैंड में। तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट्स ने किया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1998। आपको कहीं 99 1999 भी देता, 98 99 करके देता है, तो आप उसको सही मान लेंगे। अगर ऑप्शन केवल देता है ये, तो 98 ही सही है। तो 1998 और 99 में यह एक नाबार्ड का एक बहुत बड़ा पहल है कि किसानों को आर्थिक रूप से सबल और संपन्न किया जाए। अगर आर्थिक समस्याएं आती हैं तो उन्हें बैंकों के द्वारा जो उन्हें केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड उनके जमीन के बेस पे दिया जाता है। यह नाबार्ड का एक बहुत बड़ा पहल है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र का ये सर्वोच्च बैंक है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का ये जो है मतलब सर्वोच्च बैंक है नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कृषि सेक्टर की सारी जिम्मेदारी नाबार्ड को दे रखा है। तो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस योजना को प्रारंभ किया था। ये पूछ सकता है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है वो किस वित्त मंत्री की ये योजना थी, तो हम बताएंगे यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे। उन्हीं की यह योजना है जो यह किसान क्रेडिट कार्ड की स्थापना किए थे। G20 2023 भारत का शेरपा
किसे नियुक्त किया गया। G20 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम अपने चैनल पे डाल रखे हैं, उसका हम लिंक भी इसमें डाल देंगे, आप देखिएगा। बहुत ही मतलब उससे संबंधित छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियां अगर G20 से प्रश्न आ जाता है। देखिए भाई, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए केवल इस वीडियो से हम पढ़ लें, केवल एक भाई जब उसका थारो स्टडी, अगर हम G20 के बारे में जानते हैं तो उसकी पूरी जानकारी रखेंगे और उससे आएगा रिलेटेड प्रश्न, तो हम नहीं फंसेंगे। तो थारो स्टडी भी आप किया करिए, मतलब तो इस तरह से हम देख सकते हैं G20 का या बिपरजॉय तूफान था, चंद्रयान का, इसे बहुत मतलब जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह हम एक एक वीडियो में बनाए हैं, उसको देखिएगा। तो अमिताभ कांत जी जो है, इन्हीं को मतलब G20 23 में भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी, G20 का कैसे मतलब कहां कैसे मैनेजमेंट होता है। तो अमिताभ कांत को भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है। मैंने देखा यहाँ पे दो प्रश्न छिपा हुआ है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम भी हो गया आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसकी कूट जो भाषा है वो क्या है। तो ऑप्शन ए सही है, NH-44। ये 3745 किलोमीटर लंबा है, इसको बोलते हैं NH-44 के नाम से जाना जाता है। और NH-27 जो है वो पोरबंदर से सिलचर के बीच जो है वह NH-27 है। और NH जो 48 है वो दिल्ली से चेन्नई के बीच में, ये क्या है मतलब ये हम कह सकते हैं कि दिल्ली से चेन्नई के बीच में है। और NH-52 जो है, यहां पे देख सकते हैं कि जो संगरूर से अंकोला तक ये इसका राजमार्ग की मतलब दूरी है, स्थिति है, सबका दूरी भी हमने लिख दिया। ये सारे ऑप्शन सही है और सारे ऑप्शन का मैंने डिटेल यहां पे लिख दिया है। लेकिन इस जो ये प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर आपका NH-44 है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कई किताबों में थोड़ा 2-4-5 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा, तो उतना कंफ्यूज मत होइएगा। धुबरी किस लिए प्रसिद्ध है। धुबरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो दिया सलाई, जिसको माचिस बोलते हैं, दिया सलाई जिसको हम मतलब अगरबत्ती दीप बत्ती वगैरह जलाते हैं, दिया सलाई जिसको माचिस बोलते हैं, तो यह माचिस के लिए है। धुबरी किस लिए प्रसिद्ध है। तो माचिस के लिए। हम कागज किसके लिए, कागज कहां पे है। तो नेपा नगर आप देख सकते हैं, जो नेपा नगर वो कागज के लिए प्रसिद्ध, देखिए कागज उद्योग के लिए नेपा नगर। डेयरी आनंद जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां से कि ये थोड़ा सा अगर आप नहीं ध्यान देंगे, आनंद संबंधित है। तो आनंद किससे संबंधित है। तो डेयरी उद्योग से संबंधित है। ये गुजरात में जो अमूल की स्थापना हुई थी उसको आनंद के नाम से जानते हैं, उसके मालिक का नाम आनंद था। तो ये अमूल दूध यानी गुजरात में ये आनंद जो है वो कहां पे है, गुजरात में है। ताला के लिए कौन सा प्रसिद्ध जगह है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में ताला के लिए ये मशहूर है। नेक्स्ट, IBM के अनुसार भारत पर कुल कितने तेल शोधन संयंत्र है। मतलब कितने तेल शोधन यानी तेल शोधन कारखाना कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में 45 तेल शोधन, नहीं सॉरी 45 नहीं है, एक मिनट, 23 है, सॉरी 23 है। 23 तेल शोधन कारखाना है। आप देख सकते हैं जो प्रमुख तेल शोधन कारखाना है डिगबोई असम में है। डिगबोई तेल शोधन कारखाना असम में है, असम में है। और ट्रांबे जो तेल शोधन कारखाना है वो मुंबई में है। मथुरा तेल शोधन कारखाना आप जान सकते हैं मथुरा कहां पे है, उत्तर प्रदेश में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और बीना मध्य प्रदेश आदि जो प्रमुख तेल शोधन कारखाना था, इसमें से कोई भी उठा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एक तेल शोधन कारखाना कहां स्थित है। मथुरा, आगरा, कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। तो मथुरा तेल शोधन कारखाना यहां पे भी है। नेक्स्ट चलते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है।
तो ये उड़ीसा में है, ऑप्शन बी सही है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मैं चाहूंगा कि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, जिससे कि मतलब मेरा भी मन आपके प्रति और भी लगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों का हम संग्रह लेकर के आ जाएं। उड़ीसा, उड़ीसा महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं कि गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद किसकी कृति है? तो आप जान सकते हैं जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे मैंने काफी लोगों का दिया है, जैसे कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ये किनकी कृति है? ये कालिदास की कृति है। यहां पे रामायण आप देखे होंगे, रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये तुलसीदास की है। ये तुलसीदास की, ये किसका है? ये तुलसीदास का। इसलिए हमने आपको दो चार पत्र पत्रिकाओं के भी नाम लिख दिए कि अगर पूछता है, देखिए आप चाहे तो बड़ी सरलता से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट भी बना सकते हैं और आपके लिए ये उपयोगी होगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली तुलसीदास के द्वारा रचित है। इसमें से कोई एक डाल दिया और चार कवि का नाम लग दिया, वहां पे आप क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी की मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। नेक्स्ट हम चलते हैं ये 21 पे, पुराने का अध्ययन करने वाले, पुराणों का, मिस्टेक हो गया है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान थे। कौन मुस्लिम थे जो पुराणों का प्रथम बार अध्ययन किए थे? तो अल-बरूनी जो थे वो ऐसे प्रथम मुस्लिम थे जो पुराणों का अध्ययन किए थे। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो बी तिलक जी के द्वारा किया गया, यानी बी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय थे। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में इस ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। किसका? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 कोलकाता में किया गया था। किनके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो यहां पे कई प्रश्न आपके एक साथ मिल गया। 1857 में सिपाही विद्रोह कहां से हुआ था? सिपाही विद्रोह, एक सिपाही ने विद्रोह शुरू कर दिया 1857 में मेरठ से। ऑप्शन डी सही है। मंगल पांडे का नाम आप जानते होंगे। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? इसे आप बताइए कब पास हुआ? तो ऑप्शन है 1856 में। आचार्य श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह 1856 में पारित हुआ था। देखिए ये सन तो मैंने बता दिया, सन तो यहां पे मान लीजिए 1856 हो गया, लेकिन किसके द्वारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया था या पारित किया गया था? तो यहां पे देख सकते हैं आचार्य श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और अधिनियम 1856 के अंतर्गत इसे बनाया गया। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी। वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी और 3 फरवरी 1928 को भारत मुंबई पहुंचा था। यानी ये साइमन कमीशन 1928 में आपका आया था और 3 फरवरी 1928 को हम कह सकते हैं। और किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड इरविन ने की थी और साइमन कमीशन की घोषणा। नेक्स्ट चलते हैं, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की
स्थापना की गई थी। यहां पे देखिए प्रश्न क्या है, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की गई थी। ये आपका हो गया 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना की गई थी। और 22 जनवरी 2015 को, ये देखिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और 1 जुलाई 2015 को आपकी स्थापना किया गया था डिजिटल इंडिया, यानी हम कह सकते हैं डिजिटल इंडिया की स्थापना किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्थापना किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन की स्थापना किया गया। तो 4 ऑप्शन है और चारों का कोई ना कोई आपका उत्तर है। आप एक साथ बहुत सारे प्रश्नों को हम लेकर के हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा, यानी घोड़ा युद्ध में आने के बाद उसे दाग देता था, इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश ने। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सही है, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। अब पूछ सकते हैं कि महानदी कहाँ है, तो उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में है। ठीक है। 1957 में यह संसार का सबसे लंबा बांध, इस बांध की लंबाई 4801 मीटर है। 4801 मीटर विकिपीडिया के हिसाब से इसकी लंबाई 4801 मीटर है। और ये महानदी पर बनाया गया है। महानदी कहाँ पे है? आपका उड़ीसा में है। महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में है और विश्व का सबसे लंबा बांध है। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के। ऑप्शन बी सही है आपका, गंगा नदी। यमुना नदी के तट पे कौन सा है? आगरा। आगरा का नाम सुने होंगे। आगरा आपका यमुना नदी के तट पे स्थित है। और यहाँ पे गोमती नदी आप देख सकते हैं। गोमती नदी का नाम सुने होंगे। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरी नदी पे अयोध्या की आप बात कर सकते हैं, अयोध्या की बात कर सकते हैं। और गंगा नदी पे आपका वाराणसी भी है आपका, हम कह सकते हैं प्रयागराज भी है, पटना भी है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जान लीजिए। सबसे लंबी नदी जिसको 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह उत्तराखंड उत्तरकाशी जिले से निकल करके बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा? यानी मक्का उत्पादन करने में विश्व का 1 नंबर पे कौन सा देश है? तो यह है ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम चीन की बात करें तो चीन भी काफी फसलों के उत्पादन में 1 नंबर पे है। हम चाय की बात करते हैं, चौ मने चाय या चौ मने चीनी। गेहूं की हम बात करते हैं, चावल की बात करते हैं, तो चीन उत्पादन में मतलब 1 नंबर पे है। नेक्स्ट चलते हैं। तो मक्के की बात की थी यहाँ पे हमने। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार है। 2011 के हिसाब से 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते। तो जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिहार है। लेकिन अगर 2011 अगर बिहार नहीं देता है ऑप्शन में, और तो यहां पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। 2001 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पश्चिम बंगाल का था। 829 प्रति व्यक्ति किलोमीटर था, प्रति वर्ग किलोमीटर था 829। लेकिन बिहार, ऑप्शन ए सही है, ये पूछ दिया है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सन नहीं पूछा है, यानी वर्तमान की बात पूछ रहा है। 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है। तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और सर्वाधिक जनसंख्या की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश आ जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक, इस पे थोड़ा सा हम आपको विचार देना चाहेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन सी सही है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। लेकिन पूछ दिया कि अर्थशास्त्र,
अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हम लिखेंगे एडम स्मिथ। तब लिखेंगे हम एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है एडम स्मिथ। नहीं, अर्थशास्त्र, देखिए इसका पूरा नाम आता है राजनीतिक अर्थशास्त्र। जब अगर कहीं पूछ दिया कि राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो क्या बताएंगे? कौटिल्य बताएंगे। क्या बताएंगे? कौटिल्य। राजनीतिक अर्थशास्त्र, ये चंद्रगुप्त मौर्य के आर्थिक सलाहकार थे। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। अगर कौटिल्य नहीं दिया अर्थशास्त्र के लेखक में, विष्णुगुप्त दिया तो सही वही है, विष्णुगुप्त। इनको हम विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के भी नाम से हम जानते हैं। इन्हें हम चाणक्य के भी नाम से जानते हैं। यह चंद्रगुप्त मौर्य के आर्थिक सलाहकार थे, चंद्रगुप्त मौर्य के आर्थिक सलाहकार थे। लेकिन आ रहा था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो है आपका एडम स्मिथ। रॉबिन्स और मार्शल अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट, बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया? तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। इस बार बिपरजॉय तूफान का जो नामकरण किया गया था वो बांग्लादेश की बारी थी, वो बांग्लादेश की बारी थी। वो कुछ 13 से 10 देशों का वो क्रम चलता है कि इस बार आपका नाम लिखना है। अभी हाल ही में एक तूफान आया था, मिचोंग तूफान आया था अभी हाल ही में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। मिचोंग तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आया था। ये जो गुजरात की कच्छ की खाड़ी से उठा था, महाराष्ट्र के एरिया को प्रभावित किया था, हल्का फुल्का हम लोग के ऊपर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा था। तो बिपरजॉय तूफान का जो चक्रवात काफी तीव्र गति से था। नेक्स्ट, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए आपका सही है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपका सही है। और देख सकते हैं जो शांति निकेतन है वो कहां पे है? शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और बात करते हैं कि ये आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान, विजय स्तंभ यानी विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और चार मीनार की बात आती है, चार मीनार कहां पे है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है, हैदराबाद तेलंगाना में। हमने देखा कि शांति निकेतन कहां पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। और हैदराबाद कहां पे है? तो ये चार मीनार मैंने सुनिए, चार मीनार कहां है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। यहां पे एक साथ काफी प्रश्नों को, वल्लभ भाई पटेल की उपाधि यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा यह इनको सरदार की उपाधि दी गई, बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व साइमन कमीशन के खिलाफ किया था। यानी साइमन कमीशन के खिलाफ 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किया था। इसीलिए इन्हें सरदार के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ की महिलाएं इन्हें सरदार के नाम से इनको जानने पुकारने लगी और वहीं से इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का नामकरण हो गया। ये बारदोली आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई क्वेश्चन एक साथ मिला आपको। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद का उपाधि किसके द्वारा प्रदान किया गया? यानी नरेंद्र दत्त को विवेकानंद के रूप में जाना जाए, किसने कहा, मतलब वो किसने उपाधि दी थी? तो अजीत सिंह महाराज खेतड़ी है, खेतड़ी महाराज खेतड़ी के हैं। ये राजस्थान में खेतड़ी है जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी जो है कहां पे है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। और तांबे की खान के लिए, तांबे की खान के लिए यह प्रसिद्ध है खेतड़ी। तो अजीत सिंह महाराजा ने विवेकानंद का नामकरण किया था, मतलब उपाधि दी थी इनको विवेकानंद की। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में जुड़ा स्थल रंगपुर, रंगपुर
किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है मादर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका सी सही है, मादर। गुजरात के अहमदाबाद जिले में मादर नदी के किनारे स्थित है। मादर नदी कहां पे है? तो गुजरात में। एक तो क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। 40 क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने हम लेकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का संग्रह हिंदी का होगा और उसके बाद फिर रीजनिंग होगा, उसके बाद मैथ होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।